एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरे घर में किसी को नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स और भाई के सिवाय, कि मैं सिविल सेवा की परीक्षा दे रही हूँ। तो किसी को कोई आइडिया भी नहीं था। और फिर अचानक से सबको पता चला कि मैं अभी तो आईपीएस बनने का मौका मुझे मिलेगा, तो काफ़ी हैरान रह गए थे सब। एक बार मैं दौड़ रही थी तो उसके किसी दोस्त ने उससे पूछा था कि ये दीदी एकदम कमांडो लगती हैं, कौन है ये। तो उनको पता नहीं था कि वो मेरा भाई है। तो मेरे भाई ने उसे मस्ती में ही बोल दिया था कि मेरी बहन है, ये आईपीएस है। और उस टाइम मैंने पेपर लिखा भी नहीं था। मेरे हिसाब से उस बुक से मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे बन गए थे। लेकिन मैंने मेंस के लिए जो है वो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे। परंतु मैंने ये लिमिट बनाई हुई थी कि मैं 1.5 घंटा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को दूंगी नहीं, क्योंकि मैं रोज़ कॉलेज जाती थी। तो उस हिसाब से अगर मैं ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स को दे दी तो मेरे पास स्टैटिक करने का समय नहीं बचता। तो अक्टूबर 4 तक मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की, और फिर वहीं घर पे बैठ के जो है मेरे मम्मा पापा ने मेरे फ़ोन्स और डिवाइसेस सारे लॉक कर दिए थे उस दिन। और घर पे मेरे पापा जो है वो प्रिंट आउट लेके आ गए थे क्वेश्चन पेपर का, और फिर मैंने घर पे बैठ के उस पेपर को सॉल्व किया। तो मेरा मानना ये है कि कोई एक बुक पढ़ने से, कुछ घंटे ना पढ़ने से या कुछ घंटे ज़्यादा पढ़ने से, कुछ एक सोर्स को फॉलो ना करने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ रियल एस्पिरेंट्स। दोस्तों, लगातार हमारे चैनल पर ईपीएससी टॉपर के इंटरव्यू चल रहे हैं। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं सिमरन है। सिमरन की काफ़ी कम एज है, मात्र 22 साल की उम्र में सिमरन ने अभी ऑल इंडिया रैंक सीडीएस में 6 हासिल किया है और ईपीएससी में 173 रैंक हासिल किया है। तो आज सिमरन की जर्नी को हम डिस्कस करेंगे, जानेंगे किस तरीके से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और मैं आपको क्लियर कर दूं, जो भी एग्ज़ाम क्लियर किया है वो सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है, कोई कोचिंग का कोई गाइडेंस नहीं लिया हुआ है। तो आपके लिए ये भी आप यहाँ पे राइट पर्सन होंगे कि आपको कोचिंग के बारे में गाइड कर सकते हैं कि विदाउट कोचिंग किस तरीके से आपको एग्जाम क्रैक करना है, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो करने, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इनकी जर्नी को भी जानेंगे, क्या इनका स्टडी बैकग्राउंड रहा, कैसे फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कैसे पर्पज़ से ये आती है, सारी चीज़ें हम जानेंगे। अगर चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना। आप लोगों के जो भी क्वेरीज़ होते हैं आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिमरन, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा अचीवमेंट्स हासिल किया है। एंड वेलकम टू मोटिवेशन फैक्ट्री, और थैंक यू आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। सबसे पहले मोटिवेशन फैक्ट्री की सभी व्यूअर्स को मेरा हेलो, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल। सिमरन, थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका स्टडी बैकग्राउंड क्या रहा, ग्रेजुएशन कहाँ से किया और कब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सर मैंने अपना 10th किया था ग्वालियर से, फिर 12th किया था एपीएस कालूचक से, और फिर ग्रेजुएशन के लिए आई केम टू दिल्ली and I graduated in 2021, that is last year, from Kamla Nehru College in journalism, and after that I appeared for the civil services examination. आपने काफ़ी कम उम्र में ये क्लियर किया है एग्ज़ाम, तो पहले आपने सीडीएस का एग्ज़ाम दिया होता, तो इसके बारे में बताइए, ये जर्नी सिविल सर्विस की कब स्टार्ट हुई और कैसे आपने स्टार्ट करी? जैसे आपने बताया आपने कोचिंग नहीं लिया हुआ है, तो विदाउट कोचिंग काफ़ी टफ होता है। गाइडेंस कहाँ से, शुरुआती गाइडेंस कहाँ से मिला आपको, कैसे शुरुआत हुई आपकी? सर स्टार्टिंग से ये मन में तो था ही कि सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो है वो देना है। मेरे पापा जो है वो इंडियन आर्मी में सर्व करते हैं, तो उन्हें भी लगता था कि मैं अपने टैलेंट और का अच्छा प्रयोग कर पाऊँगी, अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाऊँगी सिविल सर्विसेज में। तो यही सोचकर स्कूल से पढ़ाई की, कॉलेज में भी यही ध्यान में रहता था। और कॉलेज के सेकेंड ईयर से मैंने करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करना शुरू किया। न्यूज़पेपर तो मैं पढ़ती ही थी क्योंकि मेरा कोर्स जर्नलिज्म था। बाद में मैंने पर यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो करंट अफेयर्स होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, तो फिर मैंने उन पे फोकस करना स्टार्ट किया। परंतु थर्ड ईयर में फाइनली जब लॉकडाउन लगा और मुझे एहसास हुआ कि अगले साल ही एग्ज़ाम देना है, तो काफ़ी सिंसियरली थर्ड ईयर से मैंने घर पर बैठ के लॉकडाउन में ही पढ़ाई अपनी शुरू की। और सीडीएस का एग्ज़ाम, ये मानिए कि एग्ज़ाम तो मैंने दे दिया था एक्सपोजर के लिए, कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से पहले बैठना था यूपीएससी के किसी एग्ज़ाम में। परंतु जो एसएसबी में था उसका जाने का प्लान बना जब कोविड के सेकेंड वेव के कारण जो है एसएसबी वो डिले हो गया था। तो उस वजह से मेरा एसएसबी मेंस के बाद ही था, और क्योंकि मेंस के बाद थोड़ा समय रहता है तो मैंने एक हफ्ते थोड़ी प्रैक्टिस की और फिर मेरा एसएसबी भी उसी कारण मैं देने चली गई थी। परंतु झुकाव जो था वो हमेशा सिविल सर्विसेज की तरफ था। ये सीडीएस का एग्ज़ाम भी यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, राइट? हाँ, तो आईएएस का एग्ज़ाम और सीडीएस के एग्ज़ाम में क्या सिलेबस में क्या सिमिलरिटीज़ रहती है, किस तरीके से आपने ये तैयारी दोनों पैरेलल लेके आपने करी?
सर ऑनेस्टली मैंने सीडीएस की ज़्यादा तैयारी की नहीं थी। उसमें इंग्लिश का होता है एक अलग से पेपर, और क्योंकि मुझे लगता था कि मेरी इंग्लिश जर्नलिज्म बैकग्राउंड की वजह से थोड़ी ठीक ठाक है, तो मैंने ना तो ज़्यादा इंग्लिश की तैयारी की थी, परंतु जो जीके का पेपर होता है उसमें वो आप लगा लीजिए कि प्रीलिम्स जो होता है वो उससे थोड़ा एडवांस पेपर होता है जो यूपीएससी का होता है। बाकी जो सीडीएस का जीके का पेपर होता है वो थोड़ा बहुत जनरल स्टडीज़ के लाइंस पे होता है, तो इस कारण मैंने एग्ज़ाम दिया था और शायद इसी वजह से एग्ज़ाम पास हो गया था। और एग्ज़ाम पास होने के बाद एसएसबी में जाने का इनवाइट का कॉल लेटर आता है और उसके बाद मैं एसएसबी में गई। अब आपने कोचिंग नहीं लिया हुआ है इसके लिए, तो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी लगातार एक क्वेश्चन रहता है कि सर हम कोचिंग नहीं ले सकते क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक नहीं है। अगर वो मुखर्जी नगर या फिर कहीं भी यूपीएससी के लिए जाते हैं तो काफ़ी खर्चा होगा, 2 लाख 2.5 लाख की तो कोचिंग ही होती है। तो उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे? पहले तो आप बताओ कि विदाउट कोचिंग क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आती हैं और उनको कैसे आपने सॉल्व किया, कहाँ से रिसोर्सेज इकट्ठे करे, और उनके लिए आपके क्या मैसेज होंगे, वो किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं? सर मेरे अनुसार विदाउट कोचिंग अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो यही है कि ऑल्दो ऐसा हो सकता है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी सही फॉलो कर रहे हो, पर फिर भी आप शायद हमेशा काफ़ी कंफ्यूज्ड फील करते हैं। ये महसूस करते हैं कि क्या पता बाकी बच्चे क्या कर रहे होंगे, आप कंपटीशन में हैं भी या नहीं, क्योंकि आपका इतना एक्सपोजर दूसरों से नहीं हो पाता है। परंतु मेरा मानना है कि क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो हम उनके द्वारा जो मुफ्त रिसोर्सेज जो फ्रीली अवेलेबल हैं हम उनका सदुपयोग भी कर सकते हैं और उनके द्वारा हम अपनी एक स्ट्रैटेजी चार्ट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है रिसोर्सेज जो कोचिंग वगैरह के मटेरियल्स हैं, आजकल बहुत सारी किताबें हैं वो भी ऑनलाइन मिलने लग गई हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेटर्स के चैनल्स हैं जो फ्रीली अवेलेबल है, जिनका हम उपयोग कर सकते हैं, स्पेशली जब कोई डाउट्स आए कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट्स में, जैसे कि इकोनॉमी हो या फिर ज्योग्राफी हो। परंतु जो कन्फ्यूजन है एक एस्पिरेंट की लाइफ में, आई थिंक बस वो थोड़ा सा बढ़ जाता है कोचिंग ना ज्वाइन करने के बाद। लेकिन मेरा मानना है कि आप अपनी स्ट्रैटेजी अगर सही से फॉलो करें जो आपने बनाई है, रफली जो है एक सही माइंडसेट लेके चले, तो बिना कोचिंग के करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। अगर आपकी बात करी जाए तो आपकी क्या क्या बुक लिस्ट रहे? बुक लिस्ट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई एस्पिरेंट्स, जैसे आप विदाउट कोचिंग तैयारी करी तो खुद के ऊपर होता है, अगर ऑनलाइन मार्केट में जाते हैं फिर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो बहुत सारे बुक्स आते हैं, अब पता नहीं है, कन्फ्यूजन रहता है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो जैसे लगातार हम टॉपर्स के इंटरव्यू कर रहे हैं तो वो बोलते हैं सोर्स लिमिटेड होने चाहिए, तो वो आपने कैसे किया? आपके सोर्स लिमिटेड कैसे रखे और क्या क्या सोर्स थे, अगर आप नेम वाइज बुक बताना चाहो? सर बुक्स जो है का ऑलमोस्ट हर एक साइडेड एस्पिरेंट की तरह मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही ले ली थी, पर उनको पढ़ना काफ़ी एंड में स्टार्ट किया। तो मैंने पॉलिटी के लिए जो है वो जो हर कोई लक्ष्मीकांत की जो बुक सजेस्ट करते हैं मैंने उसको फॉलो किया था। मेरे हिसाब से उस बुक से मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे खासे बन गए थे। लेकिन मैंने मेंस के लिए जो है वो अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए थे पॉलिटी के लिए, जो कि ऑनलाइन सोर्सेज से बनाए थे, और कुछ कोचिंग का जो मटेरियल होता है 2-3 वो देख के एक जगह कंपाइल कर लिए थे। फिर हिस्ट्री में जो है मैंने ओल्ड एनसीईआरटीज़ जो होती हैं आर.एस. शर्मा की और सतीश चंद्रा की, उनको रेफ़र किया था, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो स्पेक्ट्रम बुक आती है उसका किया था, और फाइनली आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने नितिन संघानिया सर की बुक को फॉलो किया था। और मुझे लगता है उस बुक में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, परंतु उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को करना एग्ज़ाम में आसान हो जाता है। और बाकी मेंस के लिए भी हिस्ट्री के लिए मैंने कुछ अलग से जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर जो हम प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़ते हैं, उसमें उसके मैंने शॉर्ट नोट्स बना लिए थे। ऑलमोस्ट 30 पेजेस के मेरे आर्ट एंड कल्चर के नोट्स थे। और बाकी कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री में, तो उसके लिए जो है नोट्स बनाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो मैंने मेंस की तैयारी भी मॉडर्न हिस्ट्री की, या फिर जो कुछ टॉपिक्स होते हैं आइडिया जिनका होना होता है एंशिएंट या मेडिवल का, उनका बुक से ही मैंने रेफ़र किया था। बात करते हैं अगर इकोनॉमी की, तो उसमें मुझे काफ़ी कठिनाई आई थी शुरुआत में। मैंने कोशिश की थी रमेश सिंह पढ़ने की, परंतु वो मुझसे ज़्यादा अच्छे से मुझे समझ नहीं आई थी। फिर मैंने संजीव वर्मा भी अपने दोस्त की पढ़ने की कोशिश की, उसमें भी मुझे थोड़ी कठिनाई आई। फिर मैंने ऑनलाइन जो है वो मृणाल सर की वीडियोस इकोनॉमी की जो वो देखी, और एक बार वो वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो इस वजह से उसके बाद इकोनॉमी की एक बार कंसेप्ट्स क्लियर हो गए तो फिर उन्हें रिवाइज़ करती रही मैं, जो भी सोर्सेज थे, जैसे कि प्रीलिम्स के पहले कोचिंग अपनी कंपाइलेशंस निकालती है इकोनॉमी की,
तो मुझे लगता है उसमें एक राउज़ आईएएस का काफ़ी सही होता है, क्योंकि वो अपनी जो है करंट अफेयर्स को लिंक कर देते हैं स्टैटिक के साथ। तो मैंने प्रीलिम से पहले फिर उसी से अपनी इकोनॉमी रिवाइज़ की थी। ज्योग्राफी के लिए मैंने 11-12 की जो एनसीईआरटीज़ हैं उनको अच्छे से पढ़ा था, और कुछ टेक्निकल टॉपिक्स होते हैं जैसे कि साइक्लोन्स, तो उनके मैंने पीएमएफ आईएएस से वीडियोस देखे थे, ताकि जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। एक बार क्लियर हो जाते हैं तो फिर याद रहने में आसानी होती है। और जीसी लेओंग की बुक मैंने ली थी, परंतु उसे मैंने 1-2 बार पढ़ा था, पर मुझे लगा नहीं कि उससे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो 11-12 की एनसीईआरटीज़ हैं और बाकी जो आजकल सवाल जहाँ से पूछे जा रहे हैं, जैसे कि रिवर सिस्टम्स, माउंटेन्स, उनके मैंने खुद से नोट्स बनाए थे, अपने मैप्स बनाए थे, छोटे छोटे पासेस जहाँ पे हैं उनको याद करने की टिप्स एंड ट्रिक्स बनाई थी। प्रीलिम्स के पहले मैंने वो किया था, और ज्योग्राफी के लिए फिर से अपनी स्टैटिक पोर्शन की जो है वो बुक्स रिवाइज़ की थी मेंस के लिए। फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसके लिए मैंने करंट अफेयर्स पे ही रिलाई किया था। कुछ खास मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़ी नहीं थी, और यही बात रही इंटरनेशनल रिलेशंस की, और कोई करंट अफेयर्स लिंक्ड अगर सब्जेक्ट्स बचते हैं। और इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक ली थी, परंतु वो भी मैंने एक बार पढ़ी और मुझे लगा कि उसको पढ़ने से मुझे कुछ ज़्यादा फ़ायदा हुआ नहीं, इसलिए मैंने एक बार कंसेप्ट्स अपने क्लियर करे। और उसके पहले प्रीलिम्स के पहले ओनली आईएएस की कंपाइलेशन होती है, और राउज़ आईएएस की भी मुझे काफ़ी ठीक लगती थी स्टैटिक रिवाइज करने के लिए, तो फिर मैंने उन पे रिलाई किया एनवायरनमेंट के लिए। और सिमरन, मैंने अभी एक सक्षम गोयल जी का इंटरव्यू लिया था, उनकी 27 रैंक है। तो उन्होंने एक पार्ट बोला था कि मैंने आर्ट एंड कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री को बिल्कुल छोड़ दिया था, उसको पढ़ा नहीं था, क्योंकि वहाँ से 1-2 नंबर्स का ऐसे आता है। तो ऐसे कुछ पार्ट्स आप बता सकते हो कि, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, अब इतना कुछ नहीं पढ़ सकते, ऐसे कुछ पोर्सन है जिनको अगर अपन छोड़ दें तो तब भी अपना सिलेक्शन हो सकता है, ऐसे कुछ पार्ट्स हैं? सर, यहाँ पे बात आती है कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, क्योंकि मैं स्कूल से मैं क्विजिंग करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरी हिस्ट्री और मेरा आर्ट एंड कल्चर जो है इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, मैं पर्सनली इनके बारे में पढ़ती हूँ, तो मैंने कभी हिस्ट्री को इग्नोर नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था ये शायद एग्ज़ाम में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन सकती है। और यही रहा कि 21 प्रीलिम्स में जो कि काफ़ी थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चंस थे जिसमें, परंतु हिस्ट्री में ऑलमोस्ट मुझे सारे क्वेश्चंस आते थे, जिस वजह से शायद मेरा प्रीलिम्स अच्छा हुआ था। तो यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस पहचानें, और फिर उस हिसाब से सोचें कि हमें किस एरियाज़ पे फोकस करना है। और यहाँ मैं एक जो है एक एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगी कि यूपीएससी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी थ्रिलिंग एग्ज़ाम है। जब 2020 में मैंने तैयारी शुरू की थी, तो मुझे लगता था कि प्रीलिम्स जो है वो मुझसे नहीं होने वाला, तो मुझे शायद एक बार प्रीलिम्स पे फोकस करना चाहिए। तो मैंने जुलाई के आसपास तैयारी शुरू की थी, और उस टाइम कोविड के टाइम जो है वो प्रीलिम्स डिले हो गया था, 2020 का अक्टूबर 4 को होना था। तो मैंने अपने आप को ये टारगेट दे दिया था कि अक्टूबर 4 को मुझे प्रीलिम्स रेडी रहना है। तो वही हुआ, अक्टूबर 4 तक मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की, और फिर वहीं घर पे बैठ के जो है मेरे मम्मा पापा ने मेरे फ़ोन्स और डिवाइसेस सारे लॉक कर दिए थे उस दिन, और घर पे मेरे पापा जो है वो प्रिंट आउट लेके आ गए थे क्वेश्चन पेपर का, और फिर मैंने घर पे बैठ के उस पेपर को सॉल्व किया। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि उस पेपर में मेरे पापा ने फिर जब फाइनल आंसर की आई तो हमने स्कोर कैलकुलेट किया, तो 112 स्कोर आया था और कट ऑफ 92 थी। परंतु जब 21 में मैंने एकदम तैयार होके जो अटैम्प्ट दिया था फाइनल, क्योंकि 2020 में मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी थी, जैसे कुछ पॉलिटी के कुछ चीज़ें मुझे याद नहीं रहती थी, तो वो मैंने रिवाइज़ नहीं की थी। परंतु मैं ये नहीं कहूँगी कि हमें ये करना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स एग्ज़ाम काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल होता है। लेकिन 2020 में जब मैंने तैयार होकर फुल एग्ज़ाम दिया था, तब भी मुझे कहीं ना कहीं डाउट हो रहा था कि पता नहीं प्रीलिम्स हो गया नहीं। रिज़ल्ट आने के बाद तो ऑब्वियसली पता चला कि ठीक मार्जिन से प्रीलिम्स हो गया था, परंतु क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी रैंडम होता है, तो मेरा मानना है कि जितना हो सके हमें उतना तैयार करना चाहिए, स्पेशली प्रीलिम्स के लिए, क्योंकि क्रैक करना दिन भर दिन काफ़ी कठिन होता जा रहा है, और हमारे पास बहुत कम स्कोप बचता है कुछ छोड़ने का। परंतु मेंस में ऑब्वियसली आप कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लेके चल सकते हैं। मैंने जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पे फोकस नहीं किया था। पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के मेरे शायद ही 5 या 6 पेज से ज़्यादा लंबे नोट्स होंगे, क्योंकि मैंने देखा था कि उनसे ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं। तो ऐसे करके आप अपने एरियाज़ बनाइए, देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से कि कौन से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं जिस पे आप कम फोकस करके जा सकते हैं। परंतु मैं कहूँगी कि वहाँ पे भी आप कुछ बेसिक्स चीज़ें पढ़ के जाएँ, कि अगर सवाल आ भी गया तो आप दूसरों से पीछे ना रह जाएंगे, कुछ ना कुछ तो लिख के ही जाएंगे।
सिमरन, जो नए एस्पिरेंट्स तैयारी करने की सोच रहे हैं, अभी उनका अगले साल प्रीलिम्स देने वाले हैं, 1 साल है अभी, तो अब आप अपनी जर्नी से कुछ ऐसे नंबर ऑफ मिस्टेक्स आप उनको बता पाओ कि वो मिस्टेक्स उनको अवॉइड करनी है, और कुछ उनके लिए सजेशंस आप क्यों कि क्या क्या चीज़ें उनको फॉलो करनी है ताकि आप ही की तरह फर्स्ट अटेम्प्ट में वो भी यूपीएससी क्लियर कर पाए। सर, मैं आपको बताना चाहूँगी सभी को कि मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर इफ स्ट्रैटेजी इज़ इवन अ गुड टर्म फॉर इट, काफ़ी टाइम वो बहुत हैफज़ार्ड रही है, बहुत ही रैंडम रही है। मैं चार्ट आउट करती थी, मेरे पापा जो हैं वो भी काफ़ी एक्साइटेड होकर चार्ट आउट करती थी कि इस महीने में ये करेंगे, अब ये करेंगे। परंतु काफ़ी बार ऐसा होता था कि मुझे या तो कोई सोर्स पसंद नहीं आ रहा होता था, फिर मुझे लगता था इसकी तो थोड़ी खुद से एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी। कई बार टाइम लिमिट्स जो हैं वो ब्रीच हो जाती थी। कई बार मैंने इनफैक्ट प्रीलिम से पहले मैंने मेंस के 50 आंसर पेपर्स लिख लिए होंगे, और मुझे लगता नहीं है कि उस टाइम मुझे ज़्यादा कुछ आता था, तो मैंने जो लिखा होगा वो भी काफ़ी क्वालिटी कंटेंट नहीं होगा, तो मेरी लिखने से शायद कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता वो। तो वही है कि कोई परफेक्ट स्ट्रैटेजी रखना काफ़ी मुश्किल है। आप ये देखिए कि आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, और फिर आप उसको उस अनुसार लेके चलिए, मॉडिफाई करके चलिए, अपने स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस पहचानिए। फर्स्ट एडवाइस ये रहेगी। सेकंड ये रहेगी कि कई बार हम सुन लेते हैं कि कोई एक बुक किसी सब्जेक्ट के लिए कोई एक तरीके से पढ़ना, इतने आंसर पेपर्स लिखना, इतने घंटे पढ़ाई करना। तो मेरा मानना ये है कि कोई एक बुक पढ़ने से, कुछ घंटे ना पढ़ने से या कुछ घंटे ज़्यादा पढ़ने से, कुछ एक सोर्स को फॉलो ना करने से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। अगर if you are that's not going to threaten your selection in any way, what might endanger it is not staying sincere, not staying consistent, and not staying dedicated. This exam requires a lot of commitment from your side, and if that is lacking, if you yourself not sure that you're going to take the exam in the following year, I think that sincerity and the consistency doesn't come out then. So once you've decided that you're writing the exam, then just stay dedicated, stay focused, and do what you feel is right. You'll feel confused. I felt confused till the results. I still feel confused a lot of times about how I should have done this thing or I should not have done this thing. But stay confident and keep going ahead. सिमरन, अगर इस तैयारी के दौरान आपके रूटीन की बात करी जाए, कुछ हॉबीज़ भी होते हैं और मेंटली फिट रहने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ भी हम करते हैं, तो आपकी इस दौरान क्या रूटीन क्या रहता था? कितना आप पढ़ाई करते थे? सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्या दिनचर्या रहती थी? सर, एग्ज़ाम के टाइम मैंने घर पे शिफ्ट कर दिया था, और हॉस्टल्स में तो कॉलेज में जाना होता था, तो वही होता था कि मैं 6 बजे उठती थी और 7 बजे मुझे कॉलेज के लिए निकलना पड़ता था, और फिर मैं 6 बजे ही कॉलेज से वापस आती थी। तो उस टाइम तक मेरा फोकस ये रहता था कि मैं जो है कॉलेज के अंदर ही अपना न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो ख़त्म करके आऊँ, और फिर उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा जो है वो करंट अफेयर्स को देती थी। परंतु मैंने ये लिमिट बनाई हुई थी कि मैं 1.5 घंटा से ज़्यादा करंट अफेयर्स को दूंगी नहीं, क्योंकि मैं रोज़ कॉलेज जाती थी, तो उस हिसाब से अगर मैं ज़्यादा टाइम करंट अफेयर्स को दे दी तो मेरे पास स्टैटिक करने का समय नहीं बचता। तो कॉलेज के टाइम मैंने ये किया था कि 1.5 घंटे करंट अफेयर्स आने के बाद, और बाकी 3-4 घंटे जितना मुझसे हो पाता था मैं स्टैटिक पढ़ती थी। लेकिन फिर जब लॉकडाउन लग गया, जब मुझे ज़्यादा समय मिलने लगा, ऑनलाइन क्लासेस रहने लगी, तो मैं घर पे ही रहती थी। मैं 6 बजे उठती थी, थोड़ा वॉक करने, थोड़ा दौड़ने जाती थी। आने उससे पहले कभी कभी जैसे मेंस के टाइम हो गया, कुछ फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत होती है हमें, तो उठने के बाद एक बार मैं वो फैक्ट्स ब्रश अप कर लेती थी, और उसके बाद घूम के आती थी। घूमते टाइम मैं अपने जो है मैं अपना हेडफोन्स लेके आती थी, जहाँ पे मैं कई बार जो है वो करंट अफेयर्स का रिविजन समरी वो सुना करती थी अपना घूमते घूमते। और उसके बाद मैं आके जो है अपनी पढ़ाई शुरू करती थी, फिर से पिछले दिन के जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज़ करती थी एकदम। अगर मुझे लगता था कि कुछ नोट्स बनाने की ज़रूरत है कि मैं भूल सकती हूँ, तो मैंने नोट डाउन कर लेती थी। फिर जो मैं है अपने जीएस या फिर ऑप्शनल, उस दिन जो मैंने डिसाइड किया होता था कि आज वो पढ़ना है, मैं वो पढ़ा करती थी। और फाइनली मैंने जो है प्रीलिम्स के टेस्ट पेपर्स काफ़ी सारे लिखे थे, इनफैक्ट क्योंकि हमारा प्रीलिम्स भी डिले हो गया था। परंतु मैं क्या करती थी कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती थी टेस्ट पेपर्स को। मैंने टेस्ट पेपर करने में शायद ही कभी 1.5 घंटे से ज़्यादा लिया होगा। मैं कई बार उसे जो है 1 घंटे 15 मिनट में ही सॉल्व कर देती थी, तो उतना मैं सॉल्व करने में लेती थी। और फिर मैं जो है टेस्ट पेपर्स में वही सॉल्यूशंस पढ़ा करती थी जो एकदम ही नए होते थे,
या फिर कुछ चीज़ है जो मैंने उसके बारे में पढ़ा है, पर कोई ऐसी चीज़ है उस टॉपिक में जो मैंने नहीं पढ़ी है, तो बस वो रिवाइज़ करती थी और फिर मैं उसमें से छोटे छोटे नोट्स बना लेती थी ताकि याद करना जो है बाद में रिवाइज़ करना आसान हो। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं देती थी, 3 साढ़े 3 घंटे में मैं एक टेस्ट पेपर किया करती थी और काफ़ी बार मैं यही मेंस का पेपर भी लिखा करती थी। और रात के यही 12 बजे तक मैं अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करती थी। दिन में कभी कभी सोना हो जाता था 1 डेढ़ घंटे का। और इसी दौरान मेरी क्लासेस भी चलती थी कॉलेज की, तो कभी कभी क्लासेस का भी रहता था थोड़ा टाइम टेबल, उसी अकॉर्डिंग अपना जो है वो ट्विच करना पड़ता था। मेरे असाइनमेंट्स भी होते थे और क्योंकि मेरा कोर्स एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स भी था तो वो भी सबमिट करने होते थे टाइम पे। तो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी ज़रूरी थी, तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप मॉडिफाई करते चलिए, आपको जो सूट कर रहा है उस हिसाब से। और सिमरन, इतना कुछ करना लाइफ, जैसे कॉलेज का भी पढ़ना है, जैसे यूपीएससी की तैयारी भी, साथ में सीडीएस भी आपका चल रहा है और भी तमाम चीज़ें होती हैं, फैमिली को भी समय देना है, फ्रेंड्स भी होते हैं, सोशल मीडिया भी है, तो ये सारी चीज़ें आप किस तरीके से मैनेज करती थी? इसके लिए बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर कंसिस्टेंट रहना है आपको, तभी आप किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो कंसिस्टेंसी की बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को। अगर 7 दिन 10 दिन लगातार पढ़ लेते, फिर वो उनका डिले हो जाता है, फिर गैप आ जाता है। तो ये लगातार कंसिस्टेंट रहने के लिए आपकी क्या टेक्निक थी और ये डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचते थे आप? जैसे फ्रेंड्स का हो गया, जैसे सोशल मीडिया का होगा। सर वैसे तो मैं बचपन से थोड़ा पढ़ाई की तरफ रुझान रहा है। मेरी हॉबीज़ भी क्विजिंग है, डिबेटिंग है, रीडिंग है, तो मेरा इंटरेस्ट थोड़ा पढ़ाई में बन जाता था। परंतु जो है पेपर की तैयारी शुरू करने से पहले जब समय आ गया होता है कि अब तो सिंसियरली तैयारी शुरू करनी है, अब तो कोई जो है अपने आप में कोई कमी नहीं आने देनी तैयारी में, तब मैंने अपने आप से ये कहा था कि ये 1 साल एग्ज़ाम की तैयारी और 1 साल एग्ज़ाम, ये 1-2 साल मुझे सिंसियरली पढ़ना है, मुझे अपनी फुल मेहनत लगा देनी है। और उसके बाद जो है ये मेरी यूथ का वो प्राइम टाइम है जहाँ अगर मैं ये कुछ साल बहुत प्रोडक्टिवली पढ़ाई करूँगी तो इसके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो मैं यही अपने आप से दोहराती रहती थी, कभी कभी अगर मोटिवेशन कमज़ोर पड़ता था तो, कि यही है पूरा अपने आप को झोंकने का टाइम, एकदम सिंसियर यहाँ पे हार्ड वर्क दिखाना है, अपनी पूरी भरपूर शक्ति का हार्ड वर्क, और फिर इसी से अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो शायद यही मानना था मेरा, ये जो खुद से फीलिंग आती थी। और फिर इसके अलावा कभी कभी ऐसा लगता था, क्योंकि जो बाकी दोस्त हैं मेरे ऑलमोस्ट सभी काफ़ी अच्छी अच्छी जगहों पर आज काम कर रहे हैं, तो काफ़ी लगता था कि एट द एज ऑफ 20-21 हम अनएम्प्लॉयड और बाकी सब काम कर रहे हैं। और मेरे फादर जो इनफैक्ट ही सर्व्स इन द इंडियन आर्मी, तो वो भी काफ़ी ऑलमोस्ट अपने टीनेज में ही सर्व करने लग गए थे, तो काफ़ी ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर नहीं रही हूँ ज़िंदगी में। तो यही फोकस रहता था कि बस जल्दी से जल्दी मैं एक जो मेरा एम है उसको अचीव करूं। और यही याद मेरी मम्मा जो है वो मुझे दिलाती रहती थी। कभी कभी अच्छे कॉलेज में जो है प्लेसमेंट ऑफर्स आया करते थे, तो वो मुझे बोलती थी नहीं नहीं तुम्हारा तो हो जाएगा फर्स्ट अटेम्प्ट में, तुम्हें चिंता की ज़रूरत नहीं है इस सब की, अपनी जो बस पढ़ाई पे है जो वो फोकस करो। और कुछ जो है, क्योंकि मैं बाहर जाया करती थी अपना, शाम को दौड़ने जाती थी, तो उस टाइम मैं कभी कभी अपना म्यूज़िक सुना करती थी। और मेरा भाई जो है वो अभी काफ़ी छोटा है, वो अभी 11th क्लास में ही है, तो उससे तो कभी सीरियस बातें होती ही नहीं थी, तो शायद वो मेरा मनोबल ऊपर रखने में काफ़ी कंट्रीब्यूट करता था। इनफैक्ट एक बार मैं दौड़ रही थी तो उसके किसी दोस्त ने उससे पूछा था कि ये दीदी एकदम कमांडो लगती हैं, कौन है ये, तो उनको पता नहीं था कि वो मेरा भाई है। तो मेरे भाई ने उससे मस्ती में ही बोल दिया था कि मेरी बहन है, ये आईपीएस है। और उस टाइम मैंने पेपर लिखा भी नहीं था। और देखिए रिज़ल्ट के बाद भी यही हुआ कि मैंने सेकंड जो है प्रेफरेंस वो आईपीएस भरा था और मुझे आईपीएस ही मिला। सिमरन, अभी आप आईपीएस बनोगे और पुलिस सेवा में सर्व करोगे, अगर उसको आप सिलेक्ट करते हो, आप सीडीएस भी आपने क्लियर कर रखा है, आपके पास ऑप्शन भी है, तो जैसे अगर आप आईपीएस बनते हो तो आगे आपके क्या ड्रीम्स है, किस सेक्टर से आप ज़्यादा काम करोगे, या फिर कुछ सोचा है कि आगे चल के मुझे एक जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, क्या सेक्टर्स रहेंगे? So first of all, I'd like to convey that I'm really thankful that I'll be getting a chance to be a part of the Indian Police Service and go through that rigorous training. तो ये मुझसे, मैंने इंटरव्यू की जब तैयारी की थी तो ये सब काफ़ी सोचा था। तो मुझे हमेशा याद आता था कि मेरी जो मदर है वो शादी से पहले अपने जॉब पे जाती थी, परंतु जो घर वाले हैं, क्योंकि हम एक रूरल बैकग्राउंड से हैं, तो उन्होंने मम्मा को जो है वो मना कर दिया था कि सेफ़ नहीं है जाना, तो आप रहने दीजिए।
तो मेरा एक पर्सनल फोकस ये रहेगा कि जो विमेन जो है वो जाती हैं एजुकेशन के लिए या अपनी जॉब्स के लिए या कहीं भी जाए, तो उन्हें घर से निकलते टाइम महफूज फ़ील हो, सेफ़ फ़ील हो। और मेरा मानना है कि अगर हम मिशन मोड पे इस चीज़ पे काम करें तो इससे हमें काफ़ी प्रोडक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे दूसरे सेक्टर्स में भी, चाहे वो हेल्थ हो गया या एजुकेशन हो गया। तो एक ये फोकस एरिया अगर मुझे कभी चांस मिला तो ये रहेगा। सिमरन, लास्ट में मैं फाइनल वो उस दिन के बारे में जानना चाहूँगा जिस दिन आपका रिजल्ट आया, जिस दिन आप आईपीएस बने। तो उस दिन को कैसे सेलिब्रेट किया और फर्स्ट टाइम मतलब किसने आपको बताया, आपने किसको बताया, फैमिली के क्या रिएक्शन थे, वो सारा उस दिन के बारे में बताइए। सर तो रिज़ल्ट ऑब्वियसली काफ़ी स्पेकुलेशन चल रही थी कि आने वाला है आने वाला है, तो काफ़ी हलचल रहती है दिल में। और मेरी मम्मा जो हैं वो काफ़ी श्योर थी कि हो जाएगा, तो वो तो बस घर को ठीक कर रही थी, मुझे बोल रही थी कि तुम अपने कपड़े अच्छे से पहनो, तैयार रहो। उनको काफ़ी लग रहा था, पर मैंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं है, यूपीएससी काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल एग्ज़ाम होता है, तो आप इतने होप्स ऊंचे मत करिए, बाद में दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया और इनफैक्ट मेरी 172 रैंक थी और आई थिंक 175 पे देयर वाज समबडी नेम्ड स्मृति भारद्वाज। और मेरा भाई जो है उसने इनफैक्ट सबसे पहले, मेरे हाथ में फ़ोन था और वो मेरी साइड में ही था, उसने सबसे पहले रिज़ल्ट देखा था और उसने बोला ये रहा। तो मैंने जो है वो 175 पे जो थी उनका देखा और मैंने बोला नहीं मैं नहीं हूँ, ये तो स्मृति है। और फिर उसने ऊपर पॉइंट किया, तो फिर 172 पे मुझे अपनी जगह मिली, अपना नाम मिला। तो देख के ये मैंने अपनी मम्मा को बताया। सबसे पहले मेरी फीलिंग्स काफ़ी आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि थी क्या, तो मैंने मम्मा को बताया, तो मम्मा काफ़ी थैंकफुल थी। सबसे पहले तो उन्होंने भगवान को शुक्रिया किया सबके लिए। और फिर पापा उस टाइम घर पे थे नहीं, तो फिर पापा का फ़ोन आया, तो उन्हें पता चला कि आईपीएस में मिलेगी मुझे सेवा का मौका आईपीएस में मिलेगा। तो उन्होंने बोला कि काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये, और दैट आई शुड बी हैप्पी, शुड कंटिन्यू वर्किंग हार्डर। और फिर एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि मेरे घर में किसी को नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स और भाई के सिवाय, कि मैं सिविल सेवा की परीक्षा दे रही हूँ। तो किसी को कोई आइडिया भी नहीं था। और फिर अचानक से सबको पता चला कि मैं अभी तो आईपीएस बनने का मौका मुझे मिलेगा, तो काफ़ी हैरान रह गए थे सब। और फिर न्यूज़ में भी उन्होंने देखा, तो फिर घर पे काफ़ी खुश हैं और अभी बस मैं अपने घर वालों से ही मिलने यहाँ पे आई हूँ। थैंक यू सो मच सिमरन, एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर योर ग्रेट अचीवमेंट्स। आई होप दोस्तों, सिमरन ने अपनी जर्नी शेयर करी और उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई और काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए जो यूथ के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आपको ये वीडियो देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, मोटिवेशन भी आपको आया होगा कि आप भी कर सकते हो। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। और मैं हर वीडियो में, हर शुरुआत में बोलता हूँ, लास्ट में बोलता हूँ, आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप मुझे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।